सो बैक टू यू खुरम ऑन दिस पॉइंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो अब तो सारा कुछ ठीक है, SIFC भी मौजूद है, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज के ऊपर मौजूद है और इन्वेस्टर भी लाइंड अप है सपोजिडली। तो क्या और क्या स्टेबिलिटी आपको चाहिए? आपकी डेफिनेशन क्या है सियासी इस्तेहकाम की? तलत और सब ऑब्वियसली सही नहीं है। आप देखें जैसे आई थिंक आज ही मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज की एक रिपोर्ट निकली है जो ओवरऑल कह रहे हैं कि IMF के साथ मुआहदा हो गया है और उसकी वजह से मज़ीद और फाइनेंसिंग सोर्सेज अब पाकिस्तान के लिए खुल जाएंगी और क्रेडिट रेटिंग शायद ऊपर जा सके। फ़िलहाल ठीक है, सो फार सो गुड, लेकिन वो आगे जाके ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में अभी तक पॉलिटिकल रिस्क जो है वो मौजूद है और क्या ये लोग वाकई में, क्योंकि वो बात कर रहे हैं बाहर से बैठे हुए, तो इसलिए वो कहेंगे कि ये लोग पाकिस्तान में क्या जिस रास्ते पे अभी इन्होंने कमिटमेंट दी है IMF को, उस रास्ते पे कायम रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे, इसके ऊपर अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है। यही बात रहती है पाकिस्तान में कि जो भी कमिटमेंट्स स्टेट करती है वो थोड़ा सा आगे चलने के बाद एकदम से कोई ना कोई बहाने ढूंढना शुरू कर देते हैं उन कमिटमेंट से निकलने के लिए, चाहे वो IMF के साथ हो, चाहे वो IPPs के साथ हो या किसी और कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर, जिसको अगर एक गवर्नमेंट ने कमिटमेंट्स दी हो तो अगली वाली आके रास्ते ढूंढना शुरू कर देती है कि इनको हम लोग निकाल दें। इसलिए आई थिंक IPPs का अगर ऑडिट करना है, अगर उनके ऊपर ब्लेम डालना है, बेशक कर ले, बेशक। आई थिंक ऑडिट में कोई लीगल इशू नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये आप समझ लें कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो कहेंगे ठीक है बाकियों का भी ऑडिट करें, लेट्स फाइंड आउट कि टैक्स की चोरी कौन कौन कर रहा है। वहाँ भी नंबर 1 आपको बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स नज़र आने शुरू होंगे, 1-2 ट्रिलियन अरब से 1-2 ट्रिलियन रुपये से ज़्यादा बड़े अमाउंट्स, नंबर 1। नंबर 2, अभी बताया गया हमें कि कोई 500 अरब रुपए तक की ओवर बिलिंग शायद हो रही हो, इफ़ आई हर्ड करेक्टली। लेकिन ये आप समझ लें कि पर यूनिट इसका जो इम्पैक्ट आएगा, फ़र्ज़ करें कि ये हो भी जाए, वो 5 रुपये पर यूनिट शायद आपका रिड्यूस हो सके अगर आप ये 500 अरब रुपए वापस ले लें, विथड्रॉ कर लें उनमें से। लेकिन अभी जुलाई के महीने में 7 रुपये पर यूनिट तो हमारी कॉस्ट वैसे बढ़ रही है, ठीक है, एटलीस्ट मेरी कॉस्ट और आपकी जो कॉस्ट है। आई थिंक जो हमसे लोअर स्लैब्स में उनका फिर 6 और 5 रुपये तक होगा जो इजाफा होने वाला है, तो वो आपके अगस्त के बिल्स में हमें नज़र आएगा। तो दिस इज़ ठीक है, हमें शॉर्ट टर्म के लिए एक स्ट्रैटेजी है कि आप फॉरेंसिक ऑडिट कर लें, आप एग्जामिन करें जो माजी में कमिटमेंट्स दी गई थी क्या वो दुरुस्त थी या नहीं, लेकिन दिस विल नॉट गेट यू आउट ऑफ दिस सिचुएशन जो हमें गहराई और से और महंगाई के दलदल में डुबाती चली जा रही है। ठीक है, ओके आसिफ साहब, अगर मैं ज़रा मौजू को थोड़ा सा तब्दील करते हुए, सियासी स्टेबिलिटी पर बड़ी बात होती है। जो मौजूदा माहौल है जिसके अंदर अदालतों से फैसले आ रहे हैं, जिसके अंदर सियासी जमात को बैन करने की बातें हो रही हैं, अभी हम जिस शहर में बैठे आपके साथ बात कर रहे हैं उस शहर के एंट्री पॉइंट जो हैं वो एक प्रोटेस्ट की जद में हैं और मूवमेंट नहीं हो पा रही इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान। ये ओवरऑल ये कितना बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान की मईशत को धक्का देने में? देखिए, ये तो हमारा इंस्टीट्यूशनल वीकनेस है, वरना आप दुनिया में देखें, जापान में 5 साल में 6 प्राइम मिनिस्टर आ गए, हमने तो नहीं सुना जापान को ख़तरा है। ब्रिटिश में आप देखें 4 साल में 5 साल में 3 प्राइम मिनिस्टर आ गए, 3 कैबिनेट बनी, ख़त्म हो गई विद इन दी पार्टी। तो आई थिंक सो कि ये हमारे यहाँ आप देखें कि जब 22,000 के हमने 70,000 मेगावाट ख़रीद लिए, ये हमारा तकरीबन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दी हमारी टोटल कैपेसिटी एंड हर चीज़ में। देखिए कैसे हो सकता है कि 22,000 आपके पास सिस्टम हो और ख़रीद आप 70,000 लें, फिर हम कहें कि जी इनको हाथ नहीं लगा सकते, ये होलिकाओं हैं। 13,000 मेगावाट तो सिर्फ हुकूमत का अपना है कि जो सुबह से वो टेक और पे ख़त्म कर सकते हैं। तो आप ये फरमा रहे हैं, आप ये फरमा रहे हैं कि इस बात से कतई नज़र के सियासी मामलात क्या हैं, ये फंडामेंटल डिसीजंस अगर आप ले लें तो सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो मैटर नहीं करता, बिजनेस आपका चलता रहेगा। जी देखिए, बात सुनिए, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हो रहा। सन 1986 से आप कराची के हालात देखें, कराची में कितनी ऊपर नीचे हुआ है। एंड वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एंड एवरीबडी जिन्होंने आज मतलब कराची को बहुत बेहतर बनाया, मगर पाकिस्तान तो मोर और लेस हमेशा 19-20 यही रहा है। ठीक, हमारे यहाँ भी मतलब आप इफ़ यू रिमेंबर कि सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या हुआ था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान चला है ना उसके बाद। ठीक,
ठीक है। सो ये सियासी मामलात बराह रास्त मुतासर नहीं करते। ज़रा मैं डॉक्टर हाफिज़ उस्मान साहब से पूछता हूँ। हाफिज़ साहब, ये फरमाइएगा कि आप जहाँ पर बैठे हैं, अभी जिक्र हुआ यूके का कि वहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर तब्दील होते हैं, हमसे ज़्यादा तब्दील होते हैं, तो वहाँ पर तो थरथली नहीं पड़ती कि मईशत ऊपर नीचे हो जाती है। आप जब बाहर से बैठ के पाकिस्तान को देखते हैं तो मुआशी मंजरनामा क्या लगता है आपको? प्रॉब्लम कहाँ पर है? थैंक यू तलब भाई। सबसे पहले तो हमें फंडामेंटल्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और फंडामेंटल्स में आपका इकोनॉमिक फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ, और जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, जैसे अभी आपने जिक्र किया, और स्टेबिलिटी हो, और कंसिस्टेंट पॉलिसीज हो अक्रॉस ऑल प्रोविंसेस। अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स चेंज होते हैं लेकिन सिस्टम ऐसा है कि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, और कंसिस्टेंट पॉलिसीज को कंटिन्यू किया जाता है, इसमें ये नहीं होता कि गवर्नमेंट चेंज होगी तो उनकी कोई बहुत ज़्यादा डायनामिक्स या लोकल गवर्नमेंट पे असरात पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये है कि एक तो शेडो इकोनॉमी की भी हम बात कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान में इनफॉर्मल सेक्टर है, जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, वो बहुत ज्यादा है। अगर हम उसको नेट में लेके आते हैं अपने फॉर्मल इकोनॉमी में तो उसके अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। जिस तरह अगर आप डॉक्टर साहब वैसे कदा कलामी होती है इसके ऊपर एक वो लोकल विजडम ये है कि अगर आपने उसको भी नेट में ले आए ना तो उसका भी आपने बेड़ा गर्क कर देना। उसकी वजह से तो पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा मामला चलता रहता है। अगर आपने उसको भी फॉर्मलाइज कर दिया तो जो फॉर्मल सेक्टर के साथ करते हैं वो बहुत ही बुरा होगा। बट आई टेक योर पॉइंट कि ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो गपशप होती है वो ये है जी कि उसका भी बेड़ा गर्क कर देंगे उसको डॉक्यूमेंट करके आप। लेकिन अगर आप भाई अपने बरादराना ममालिक में देखें, जिस तरह बांग्लादेश है, उनका 30% ऑफ जीडीपी है, और हमारा पाकिस्तान का 35% ऑफ जीडीपी जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। तो अगर हम उनको नेट में नहीं लाएंगे और अपने सैलरीड क्लास को, जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है, उसके ऊपर और टैक्स देंगे, तो आपकी बाहर से इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? जब आपकी क्लियर एंड कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजीज नहीं होंगी अक्रॉस ऑल प्रोविंसेस, और आप G2G जो आपकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स हैं उनके ऊपर आप ज्यादा फोकस करेंगे, और B2B जिस तरह SIFC है उसके अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं, अगर आप उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे तो आपकी बिजनेस जो है वो स्टेबल नहीं होगा और प्रिडिक्टेबल नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका एज एन इन्वेस्टर, अगर आप टारगेट करते हैं डायस्पोरा इन्वेस्टर्स को, जो जिनके डेमोग्राफिक्स चेंज हो चुके हैं इस टाइम, और उनको देखा जाए तो अगर आपकी कंसिस्टेंट रेगुलेशंस अक्रॉस ऑल प्रोविंसेस ना हो, क्लियर स्ट्रेटजी ना हो, क्लियर लॉज एंड पॉलिसीज ना हो, तो आप कैसे उसको उस गैप को पूरा कर सकते हैं? आप कैसे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं? और जहां तक बात रही एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की, जिस तरह आपने बात की, दो इन्वेस्टर्स आते हैं आपके, एक जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है और एक जो OICCI के साथ इन्वेस्टर है, लाइक आपका S&P ग्लोबल हो गया, आपका एंग्रो हो गया, आपका नेस्ले हो गया। आपने उन इन्वेस्टर्स को भी रिटेन करना है। तो उन इन्वेस्टर्स को रिटेन करने के लिए, और डायस्पोरा इन्वेस्टर्स जो बाहर से भी आप अट्रैक्ट करना है अपने इन्वेस्टर, उनको इंसेंटिवाइज मेजर लेने पड़ेंगे। आपको टैक्स ब्रेक्स लाने की जरूरत है, जिसमें आप एग्जेम्प्ट करें टैक्स को, कि आप अगर आप हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके फर्स्ट ईयर में आपकी जो टैक्स आपके ऊपर एग्जेम्प्ट होगा, उसके बाद आप लगाना शुरू करें। अदरवाइज तो अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है